गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अध्ययन के दौरान हमने जानकारी प्राप्त कर ली है अब तक के सारे भागों में कि भोजन को ग्रहण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे भोजन को चबा चबा कर खाना है, खाते समय बोलना नहीं है, जूठा नहीं छोड़ना है। ये सब बातों का बच्चों हमने विस्तार से अपनी समझ बना ली है, यानी हम सीख चुके हैं जो भोजन से जुड़ी हुई हमारी अच्छी आदतें हैं उनके बारे में। बच्चों, जब हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया दादाजी से भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उनके संदर्भ में, तो क्यों ना अब इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उनको हल किया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, आपके घर में राशन कौन लाते हैं? बच्चों, राशन होता क्या है जिसके द्वारा हमारी खाद्य आपूर्ति पूरी की जाती है, यानी खाने पीने की चीज़ें ये सब हम राशन के अंतर्गत लाते हैं। तो हमें ये बताना है कि हमारे घर में राशन का सामान कौन लेकर के आता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हमारे घर में जो राशन का सामान है वो दादाजी, पिताजी, माताजी या फिर बड़े भाई लाते हैं। यानी हमारे घर के जो बड़े सदस्य हैं वो बाजार में जाकर के इस राशन के सामान को हमारे घर में लाते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए होंगे? जब दादाजी ने पूछा था कि अरे आज आपको देर कैसे हो गई बेटा जी, तो रानी के जो पिताजी हैं उन्होंने बताया था कि मैं राशन का सामान लेने चला गया था। तो हमें ये तो पता चला था कि रानी के पिताजी राशन का सामान लेकर के आए, परंतु इस प्रश्न में हमसे यह पूछा है कि रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए होंगे। तो बच्चों, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राशन सामग्री वह सामग्री होती है जो हमारी खाद्य आपूर्ति में काम आती है, यानी वो खाने पीने की चीज़ें होंगी जो रानी के पिताजी लाए होंगे। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि रानी के पिताजी राशन में खाने पीने की सामग्री जैसे आटा, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तेल, शक्कर, घी आदि लाए होंगे। तो हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि राशन की सामग्री में वो क्या क्या लाए होंगे, और उनको हमने पता किया, अंदाजा लगाया और यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं? बच्चों, भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन को बनाते समय और ग्रहण करते समय हमें हमारे हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, मैं धोता हूं, इसलिए मैं लिखूंगा हाँ, हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोते हैं। अब आप धोते हैं कि नहीं धोते, वो तो आप इस प्रश्न के उत्तर में बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हमें भोजन को ग्रहण करने से पहले हमारे हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर के सदस्यों को खाना कौन परोसता है? बच्चों, हमारे घर में खाना परोसने का कार्य हमारी माताजी या फिर जो मेरी बड़ी बहन है वो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे घर के सदस्यों को खाना हमारी माताजी के द्वारा या फिर बड़ी बहन के द्वारा परोसा जाता है। और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर मैंने बड़ी आसानी से दे दिया है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, सामूहिक भोज में खाना कौन कौन परोसते हैं? बच्चों, जहाँ पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि परिवार के सदस्यों को भोजन परोसना है, तो जाहिर सी बात है परिवार में सीमित सदस्य होते हैं, उन्हें भोजन परोसना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं होता, इसलिए मेरी माताजी और बहन उस कार्य को बड़ी आसानी से कर पाती हैं। परंतु बच्चों, जब सामूहिक भोज का आयोजन होता है, यानी एक बड़े स्तर पर भोजन का आयोजन किया जाता है जिसमें काफ़ी सारी संख्या में लोग आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो ये भोजन परोसने का कार्य है वो किनके द्वारा किया जाएगा? तो बच्चों, ऐसे सामूहिक भोजों का आयोजन करने के समय यह बात विशेष ध्यान में रखी जाती है कि जो भोजन परोसने की व्यवस्था है उसे उचित रूप से बनाया जाएगा, यानी उसको उचित रूप से क्रियान्वित किया जाता है। बच्चों, ऐसे सामूहिक भोजों में भोजन परोसने का कार्य जो गांव के लोग हैं यानी सभी मिलजुल कर करते हैं, जो रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, वो सभी के द्वारा इस भोजन में या सामूहिक भोज में जिस भोजन है उसको परोसने का कार्य किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सामूहिक भोज में खाना गांव के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा परोसा जाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपके घर में कहाँ बैठ करके खाना खाते हो? बच्चों, हमारे घर में एक ऐसा स्थान निर्धारित होता है जहाँ बैठ
करके हम परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम घर में रसोई के पास आंगन में बैठ करके खाना खाते हैं, उसी प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आप घर में भोजन कहाँ बैठ करके करते हैं, और उस स्थान का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, आप किसके साथ बैठकर खाना खाते हो? और जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो या तो हम हमारे जब स्कूल या विद्यालय में होते हैं तो हमारे मित्रगणों के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, और अगर जब हम घर में होते हैं तो जो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बैठ करके हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि हम परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, आपको खाना कौन परोसता है? और जाहिर सी बात है, जब मैं भोजन करता हूँ तो मेरी जो माता जी हैं वो मुझे भोजन परोसती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि हमें खाना हमारी माताजी परोसती हैं, और इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दादाजी की ज्ञान की बात पर आधारित। यानी जब दादाजी ने देखा था कि राजू चबा चबा कर भोजन नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी भोजन निगल रहा है, तो दादाजी ने उसे टोका था और समझाया था कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। परंतु बच्चों इस प्रश्न में यह पूछा है कि दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए क्यों कहा? भाई ऐसा क्यों कहा कि भाई चबा चबा कर खाना खाओ, ऐसा क्यों कहा? देखो बच्चों, भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। जब उसमें लार मिलती है तो हम समझ पाते हैं कि वहीं से हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है। अगर हम भोजन को चबा चबा कर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो हमारे गले में फंस सकता है। साथ ही साथ बच्चों इस भोजन को पचने में भी काफ़ी समय लग सकता है, ये उचित प्रकार से नहीं पच पाएगा। इस वजह से दादाजी ने कहा था कि हमें भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर ग्रहण करना है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाने से भोजन अच्छे एवं शीघ्रता से पचता है, यानी भोजन अच्छे ढंग से पचेगा और जल्दी से पच जाएगा। इसलिए दादाजी ने भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए कहा है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, जब गुड़िया बैठने लगेगी तो उसे दूध के अलावा और क्या खिला सकते हैं? बच्चों हमने जाना था कि 6 माह से छोटी शिशु गुड़िया को केवल माँ का दूध ही दिया जा रहा था, परंतु इस प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि जब गुड़िया बैठने लगेगी, यानी उसकी उम्र हम समझ सकते हैं 6 माह से अधिक हो जाएगी, तो आप उसे खाने में और क्या क्या खिला सकते हैं? बच्चों जब शिशु बढ़ता है यानी 6 माह से अधिक हो जाता है तो उसे ऐसा भोजन दिया जाता है जो सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो और सॉफ्ट यानी नरम हो। तो हम कह सकते हैं कि उसको दूध के अलावा दाल का पानी दिया जाएगा, केला, चावल, फलों का रस, इसके अलावा उबला हुआ आलू। ये सब वो भोजन पदार्थ हैं जो हम गुड़िया को जब बैठने लगेगी वो, तो उसे दूध के अलावा ये सब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि शिशु के लिए भी भोजन जरूरी है। एक समय के बाद में, एक निश्चित वर्ष की उम्र के बाद में शिशु को भोजन देना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, आप में भोजन संबंधी कौन सी अच्छी आदतें हैं? सामने कोष्ठक में सही का निशान लगाइए। बच्चों पाठ में दादाजी से मिलकर के हमने कई सारी भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उनके बारे में जाना था। यहाँ इस प्रश्न में हमें वही सारी आदतें बताई गई हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी आदतें जो हमारे अंदर है, जो आदत हमारे अंदर होगी उसके आगे हम सही का चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे देखिए, खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, और बिल्कुल सही बात है, मैं अपने हाथ खाने से पहले साबुन से अवश्य धोता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा सही का चिन्ह। इसके बाद में पूछा गया है कि छोटे छोटे कोर लेना। बिल्कुल बच्चों, मैं भोजन के छोटे छोटे कोर लेता हूँ, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। फिर है धीरे धीरे चबाना। इन छोटे छोटे कोर को मैं धीरे धीरे उचित प्रकार से चबाता भी हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल इस भोजन को धीरे धीरे चबाता हूँ। खाते समय कम बोलना। बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि खाते समय बोला ही नहीं जाए, और या फिर आवश्यकता होती है तो ही मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि खाना खाते समय मैं बिल्कुल कम बोलता हूँ। इसके बाद में बच्चों झूठा नहीं छोड़ना। बिल्कुल मैं उतना ही भोजन अपनी थाली में लेता हूँ जितनी मुझे आवश्यकता होती है, और अधिक आवश्यकता होने पर मैं पुनः मांग करके ले लेता हूँ। तो इस वजह से बच्चों मेरी थाली में जो भोजन है वो झूठा नहीं रहता। तो मैं कह सकता हूँ कि भोजन को मैं झूठा नहीं छोड़ता हूँ। और बच्चों इसके बाद में है खाने के बाद हाथ धोना व कुल्ला करना। बिल्कुल बच्चों, अपने मुंह की सफाई यानी दांतों की सफाई का भी विशेष ध्यान देना होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद में अच्छे से अपनी जीभ व दांतों की सफाई करनी आवश्यक है। तो ये सब वो अच्छी आदतें हैं जो भोजन से संबंधित हैं या भोजन से जुड़ी हुई हैं, और आप देख पा रहे हैं कि सभी
के आगे सही का चिन्ह लग चुका है, यानी ये सारी आदतें मेरे अंदर हैं। इसी प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे कि कौन कौन सी आदतें इनमें से आपके अंदर हैं और उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बुजुर्गों को किस तरीके का भोजन करना चाहिए। बच्चों बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें इनके शरीर के जो अंग हैं वो उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, इनके मुख में दांतों की भी कमी हो जाती है, इनका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि बुजुर्गों को ऐसा भोजन करना है जो हल्का हो और जल्दी पचने वाला हो। तो हम कह सकते हैं बुजुर्गों को हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, जैसे गेहूं का दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल आदि, क्योंकि बुजुर्गों के दांत भी नहीं होते तथा उनकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो अलग अलग अवस्था वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है भोजन करना क्यों आवश्यक है। भोजन बनाना हमने पिछले अध्याय में सीखा, भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उनको हमने जाना। तो ये भोजन करना क्यों आवश्यक है, भोजन क्यों किया जाता है। तो हम कह सकते हैं भोजन करना आवश्यक है क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है, हमारी वृद्धि में सहायक होता है तथा हमें मजबूत एवं स्वस्थ रखता है, हमारी शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है। ये भोजन हमारी शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसीलिए कहा गया है कि भोजन करना आवश्यक है। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस अध्याय में हमने भोजन से जुड़ी हुई जो अच्छी आदतें हैं उन पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लिया है और प्राप्त ज्ञान को और भी मजबूत कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।